ये 2025 एस्पिरेंट। इस वीडियो के अंदर में 25 एस्पिरेंट्स की लगभग सारी ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन फोकस इसके ऊपर में रहेगा कि अगर हम अभी से स्टार्ट करें तो क्या ये पॉसिबल है कि अंडर 500 रैंक लाई जा सकती है। देखो, बात समय की बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप 11th के अंदर में आपके पास में बहुत सारा समय है। आपकी जो प्रीवियस बैच है उसकी अभी तक जेईई मेन की एग्जाम तक नहीं हो रखी, आपके पास में लगभग 1.5 साल है। लेकिन टाइम रहते भी अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं है, अगर आपका स्टडी टाइम पूरा हिला हुआ है, आपका डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड अगर दोनों बिगड़ा हुआ है, तो आपको 2 साल की जगह अगर 4 साल भी दे दिया जाए फिर भी वो रैंक नहीं आ सकता। और इसीलिए इस वीडियो के अंदर में वो सारी बेसिक्स, सारी प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं जो आपको आईआईटी तक पहुंचाए। एक जेईई एस्पिरेंट के लाइफ में एक मेजर प्रॉब्लम होती है और वो है बैकलॉग। लेकिन हर किसी को बस इसी का सोल्यूशन ढूंढना है कि जो बैकलॉग हमारा बन चुका है हम उसे क्लियर कैसे करें, कैसे एक्स्ट्रा टाइम निकालकर प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगाकर हम उसे क्लियर करें। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल टू। एक पाइपलाइन है, उसके अंदर में जो फ्लूइड बह रहा है वो आपके चैप्टर्स है, और अगर उसके अंदर में एक लीकेज हो जाती है जिसके कारण आपका कुछ चैप्टर्स जो है वो बैकलॉग के अंदर में आ जाते हैं। और सारे स्टूडेंट ये फोकस कर रहे हैं कि हम किस तरीके से वो जो चैप्टर्स हमारे गिर चुके हैं, जो बैकलॉग के अंदर में आ चुके हैं, हम उसे क्लियर करें। जहां फोकस उन्हें इस चीज के ऊपर में करना चाहिए कि पहले जो लीक हो चुका है उससे बंद करें। और इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको सबसे पहले करंट टॉपिक्स के ऊपर में फोकस करना है, उसके बाद में बैकलॉग क्लियर करने के ऊपर में फोकस करना है। देखो, बैकलॉग बनने का मेन रीजन ये होता है कि जिस स्पीड से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, जिस स्पीड से आपके कोचिंग वाले आपको पढ़ा रहे हैं, आप उस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे हो, और वही एक रीजन बनता है जिससे आपका बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, और इसीलिए डेली गोल्स बनाओ, और ये मेक श्योर करो कि कभी भी लाइव लेक्चर को मिस नहीं करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर कभी नहीं देखने हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर। और जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, जब आप उस लीक को प्रिपेयर कर लोगे, तब आपके सामने आने वाले चैप्टर्स के बैकलॉग नहीं बन रहे होंगे। और इसलिए आपको पहले करंट टॉपिक के ऊपर में फोकस करना है, और उसके बाद में जो भी आपके 4 से 5 चैप्टर्स अभी तक ज्यादा मैक्स टू मैक्स बैकलॉग में रह गए होंगे उसको हम बाद में भी क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में पूरा 1.5 साल बचा हुआ है। और कोई चैप्टर अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जैसे मेरे टाइम पे मैंने केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में पूरा 1 महीना निकाल दिया, फिर भी मुझे वो चैप्टर समझ नहीं आ रहा, जिसके कारण भी हमारा कई सारे चैप्टर्स में बैकलॉग बन रहा होता है। सो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सिलेबस 100% ही करना है। अगर आप 1-2 चैप्टर छोड़ भी देते हो, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, जिसके कारण आपका बैकलॉग बन रहा है। एंड माइंड माय वर्ड, अगर आप उस 3 से 4 चैप्टर के बैकलॉग के चक्कर में अपनी पूरी 11th वेस्ट कर देते हो तो एक मेजर चांस गया कि आपको आईआईटी मिलेगा। इसलिए मेक श्योर कि करंट चैप्टर पे पहले फोकस करना है, उसके बाद बैकलॉग के ऊपर। वैसे दिवाली के 10 दिन का ब्रेक मिलेगा, उसके अंदर में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपना पूरा पोटेंशियल लगाकर अपना सारा बैकलॉग्स क्लियर कर देंगे, अपनी स्टडी को एक ट्रैक के ऊपर में लेकर आ जाएंगे। और वही कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि दिवाली तो साल में सिर्फ एक बार आती है, तो हम उसे एंजॉय करने की जगह पढ़ाई क्यों करें। वेल, अगर 2 साल के अंदर में 2 दिवाली मिस कर अगर अपना सारा पोटेंशियल लगा दिया तो इस आईआईटी के अंदर में रोज दिवाली होती है। देखो, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे प्रिपरेशन के अंदर में। जेईई के प्रिपरेशन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आप लेक्चर्स के थ्रू थ्योरी पढ़ते हो, उसके बाद उसके एप्लीकेशन के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और उसके बाद में फाइनली आप मॉक टेस्ट के अंदर में इन दोनों के थ्रू मार्क्स बनाते हो। और फाइनल एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी थ्योरी पढ़ी या आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन ये मैटर करता है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और इसलिए अगर आप पूरे 2 साल के दौरान में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए, थ्योरी पढ़ते रह गए, और अगर कभी मॉक टेस्ट ही नहीं दी तो आपकी फाइनल एग्जाम के अंदर में मार्क्स कम हो जाएंगे। अब डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारा अभी सिलेबस पूरा कवर नहीं हो रखा, बहुत सारे बैकलॉग्स बन रखे हैं, और इसलिए हमारे जो है उसके अंदर में कम मार्क्स आते हैं। सो देखो, मार्क्स के बेस के ऊपर में मॉक को अभी भी जज नहीं करना होता बिल्कुल भी। मॉक टेस्ट जो है वो अभी 11th के अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मॉक टेस्ट आपको यूज टू हो जानी चाहिए, उसके लिए है फाइनल एग्जाम का इन्वायरमेंट। एंड डेफिनेटली आपको आपकी कोचिंग की एक भी मॉक टेस्ट को मिस नहीं करना। अगर आपको किसी स्पेसिफिक मॉक टेस्ट का रिव्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिस भी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एनरोल हो उसी की मॉक टेस्ट बेसिकली आपको प्रेफर करनी चाहिए। और उसके बाद में अगर ट्राई करो कि अगर आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिल सकती है तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। And before this, just give me 2 minutes. Let me explain something special for you. Physics Wala is coming with their heavy discount on their batches during the Diwali, so get ready to get enrolled in your favorite batches. On the occasion of Diwali, सारी batches के ऊपर में भारी discount रहेगा. Let me introduce some of the core features of it. The batch is for the candidates who are preparing for data science and AI GATE 2024 examination and placement preparation. Lecture planner and test planner and topic-wise practice sheet will be provided. MCQ, MSQ and NAD types of questions aligned with the GATE pattern. Live discussion will be there for practice sheet. The doubt engine will be there for solving the student queries and doubt, and regular test will be conducted. PYQs in quiz format will be provided with video solution. Batches के बारे में बता देता हूँ। पराक्रम GATE 2024 बैच B for data science and AI, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा सिर्फ 2499. GATE 2024 Super 1500 for all branches, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 1299. पराक्रम GATE 2025, और इसके साथ में आपको GATE खजाना फ्री मिल रहा है, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 6611. और इससे भी बड़ा ऑफर यह है कि आपको इसके साथ में GATE खजाना फ्री मिल रहा है। श्रेष्ठ ESE प्लस GATE प्लस PSU
फॉर 2026 फॉर ऑल ब्रांचेस प्लस गेट खजाना फ्री, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 18,010 रुपीज। श्रेष्ठ ESE प्लस गेट प्लस PSU फॉर 2025 फॉर ऑल ब्रांचेस, जिसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है और जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 14,010 रुपीज। श्रेष्ठ गेट प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 फॉर CS बैच B, और इसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 14,010 रुपीज। श्रेष्ठ गेट प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2026 फॉर CS बैच B, और इसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है, इसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 18,010 रुपीज। इन सारे बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये सारे बैचेस परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको एडिशनल 500 रुपीज ऑफ मिलेंगे। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस दिवाली विद PW विद #दिवाली विद PW। पहले आप बात कर रहे थे बुक्स की। हर किसी का ये डाउट तो होता है कि अगर हम किसी कोचिंग के अंदर में एनरोल है तो हमें किसी रेफरेंस बुक को सॉल्व करना चाहिए, जैसे सिंगेज हो गया, या हमें जो हमारी कोचिंग के मॉड्यूल्स है उसी के ऊपर में डिपेंड रहना चाहिए। देखो, मॉड्यूल और रेफरेंस बुक में ये फर्क होता है कि रेफरेंस बुक के अंदर में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाते हैं अप टू मेंस लेवल या एडवांस लेवल, और वही जो मॉड्यूल है वो स्पेसिफिकली जेईई एस्पिरेंट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिसको करने के लिए आपका समय कम लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर में सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज होती है। सो अगर आपके पास में रिराउंड कोचिंग के मॉड्यूल्स है जैसे एलन हो गया, रेजोनेंस हो गया, या ई-सरल के भी कह सकते हो, तो आपने को डेफिनेटली मॉड्यूल्स ही करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी रेफरेंस बुक के ऊपर में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। वही कहीं कोचिंग के मॉड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल बना दिए जाते हैं और उसके पीछे मेजरली रीज़न ये होता है कि वहाँ पर बहुत सारा क्राउड पड़ रहा होता है, और अगर इतने सारे एस्पिरेंट को अगर हम खुद के मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दें और अगर वो सारे एस्पिरेंट उसे सॉल्व नहीं कर पाए, डेफिनेटली अगर बहुत सारे ज़्यादा एस्पिरेंट के अंदर, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर में अगर एस्पिरेंट्स कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली सब लोग तो एडवांस लेवल क्लियर नहीं कर पाएंगे या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर इतना मेजर क्राउड अगर उसे सॉल्व नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं हर एक एस्पिरेंट को डाउट होने लगता है कि मुझसे मेरी ही कोचिंग के अगर मॉड्यूल सॉल्व नहीं हो रहे तो मैं एग्जाम क्या क्लियर करूंगा। इसलिए बहुत सारे कोचिंग ऐसे करती है कि अपने मॉड्यूल के लेवल लो रखने की कोशिश करती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देख रखा है एलन या ई-सरल या रेजोनेंस के मॉड्यूल जो है वो अप टू जेईई एडवांस लेवल है, सो आप इसे कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक के थ्रू ही पढ़ना है तो मैं भी आपको वो स्पेसिफिकली बता देता हूँ। मैथ्स के लिए आपको सिंगेज करनी है, फिजिक्स के लिए भी सिंगेज, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको हिमांशु पांडे करनी है, लेकिन उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें थ्योरी अवेलेबल नहीं है। और फॉर फिजिकल केमिस्ट्री नीरज कुमार एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोचिंग नोट्स आपके कई हद तक सफिशिएंट होते हैं। कुछ चैप्टर्स होंगे एडवांस लेवल के जो आप 12th के अंदर में रेफरेंस बुक के थ्रू सॉल्व करेंगे, लेकिन उसे अभी फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछ तो लेते हैं कि कौन सी रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है, लेकिन वो अपने रिसोर्स को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं, क्योंकि जो वो बुक सॉल्व कर रहे हैं उनके ऊपर में उनकी पकड़ बन चुकी होती है और उसके बाद में किसी पूरे रिसोर्स को शिफ्ट करने के अंदर में बहुत ज़्यादा समय जाता है और प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर आप उसे चेंज करने की कोशिश करें। बट डेफिनेटली अगर आपकी बुक या अगर आपका रिसोर्स अप टू जेईई एडवांस लेवल नहीं है और अगर आपका टारगेट IIT है तो सामने जाकर वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा होगा। तो अभी से ट्राई करें कि उसके धीरे धीरे उसे अप टू जेईई एडवांस लेवल के आपको रिसोर्स के ऊपर में शिफ्ट करना है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडवांस लेवल कैसे पहुंचे। देखो, जब कोई ये बोलता है कि आपको पहले मेंस लेवल करनी चाहिए उसके बाद में एडवांस लेवल, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि पहले आपको मेंस लेवल करनी चाहिए ताकि आपकी एटलीस्ट NIT तो आपकी सेफ हो जाए, उसके बाद में आप एडवांस के ऊपर में IIT के ऊपर में फोकस कर सकते। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं बनता कि एडवांस लेवल करने के लिए आपको पहले मेंस लेवल करने की जरूरत है। इस वीडियो के दौरान जितनी भी चीजें मैंने बताई, अगर आपकी वो सारी चीजें परफेक्ट है तो आपकी स्टडी एकदम फ्लो में चल रही होगी और अप टू डेट होगी। इस वीडियो के दौरान जितनी भी चीजें मैंने बताई, अगर आपकी वो सारी चीजें परफेक्ट है तो आपकी स्टडी एकदम अप टू डेट होगी और उसके बाद में आप ट्राई कर सकते हो कि आप एडवांस लेवल के ऊपर में जाओ। और उसके लिए बेसिकली जब आप पहले ट्राई करोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि एडवांस उतनी ज़्यादा आसान नहीं है, समय बहुत ज़्यादा लग रहा होता है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा कम हो रही होती है। तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होकर उसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर आपको अप टू एडवांस लेवल पहुंचना है तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है तो आपको पहले पूरा एफर्ट लगाकर अपनी मेंस की प्रिपरेशन का कर्व आपको इस तरीके से एक्सपोनेंशियल तक ले जाना है। उसके बाद में वो जब कांस्टेंट लेवल के ऊपर में आ जाएगा तब आपको थोड़ा थोड़ा टाइम अपने एडवांस के ऊपर में देना है। जैसे अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन एकदम अप टू डेट चल रही है, उसके बाद में आपको एडवांस का कोई भी एक चैप्टर उठाना है, कोई प्लानिंग बनाने की, कोई स्ट्रेटेजी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक चैप्टर को एडवांस लेवल लेके जाना है। उसके लिए आपको दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकालकर, थोड़ा थोड़ा निकालकर, भले 1 महीना भी लग रहा हो चलेगा, लेकिन उसको आपको एडवांस लेवल प्रिपेयर करना है। इतना कि अगर आपको किसी भी ईयर का कोई भी पेपर उठाकर दे दिया जाए तो आपको इस क्वेश्चन का 80% चांसेस होने चाहिए कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। और अगर आप इस तरीके से एक चैप्टर को भी अगर एडवांस लेवल प्रिपेयर कर लेते हो, अपने मेंस के टाइम निकालकर, अपने मेंस के प्रिपरेशन से टाइम निकालकर अगर आप किसी एक चैप्टर को भी एडवांस लेवल प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके जो बाकी के जितने भी चैप्टर्स है, जस्ट माइंड माय वर्ड्स, वो आपके 10% एफर्ट के अंदर में हो रहे होंगे जितना एफर्ट आपको इस एक चैप्टर को पहुंचाने के अंदर में लगा। और इस तरीके से कर आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को भी अप टू डेट रख सकते हो और उसके साथ ही साथ आप अपने एडवांस की प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन ही ठीक नहीं चल रही है और अगर आपको फिर भी एडवांस लेवल करना है
तो आपको सीधा सीधा एडवांस पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, एडवांस की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एडवांस लेवल रीच कर दी तो उसके बाद आपको मेंस पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेंस उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो 2025 एस्पिरेंट्स के लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए आपके पास में भी बहुत ज़्यादा समय है, तो अपने मेंस की प्रिपरेशन को पहले ट्रैक के ऊपर में लेके आओ, जिसको आपको हार्डली 1 महीना लग रहा होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो और उसके बाद में आप अपने एडवांस लेवल के ऊपर में मूव कर सकते हो, और ये सबसे इफेक्टिव तरीका रहेगा अपनी मेंस प्लस एडवांस की प्रिपरेशन को ट्रैक के ऊपर में लाने का। एंड आप कमेंट सेक्शन के अंदर में जाकर ये बताओगे कि ऑन द स्केल 1 to 10 आपकी प्रिपरेशन किस लेवल के ऊपर में चल रही है, और अब वहाँ पर जाकर आप अपनी कंपटीशन भी चेक कर सकते हो कि बाकी लोग कितने लेवल के ऊपर में और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। एंड आफ्टर फॉलोइंग ऑल ऑफ दिस स्ट्रेटेजी आपको वापस आकर उसके ऊपर में कमेंट करना है कि आपकी लेवल जो है अब कितने से कहाँ तक रीच कर चुकी है। और ये एक वन ऑफ द इफेक्टिव तरीका है कि आप अपने कंपटीशन से कुछ ना कुछ सीख कर अपने प्रिपरेशन के अंदर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये लिखोगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है, और वहाँ पर जाकर आप अपनी कंपटीशन भी चेक कर सकते हो कि बाकी सारे लोगों की लेवल क्या है, और उसके बेसिस के ऊपर में उस कंपटीशन से सीखकर आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर में इंप्लीमेंट करो, वो आपके लेवल को कहीं ना कहीं हाई कर रहा होगा। और ये सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने के बाद आपको वापस आकर ये कमेंट करना है कि आपकी लेवल कितने से कितनी रीच कर चुकी। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। दिस इज विराज फ्रॉम IIT Madras साइनिंग ऑफ।